देखिए, पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के बाद आप में से बहुत सारे लोग होंगे पाकिस्तान की तरह ये सोच भी रहे होंगे कि भारत शांत है, भारत कुछ करेगा नहीं। लेकिन याद दिलाया आपको कि ये वही शांति है जो महायुद्ध से पहले की होती है। अब इस शांति को भारत की कमजोरी समझने की गलती कर रहा है कोई, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। असल में ये वही सन्नाटा है जो बड़े तूफान से पहले छाया करता है। देखिए, वास्तव में पहलगाम हमले के बाद अब भारत किसी छोटे मोटे हमले के मूड में नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आपने बहुत देखा। भारत वास्तव में किसी बड़े एक्शन को प्लान कर रहा है और उस नीति पर काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। मोदी सरकार की रणनीति साफ है, पहले दुश्मन को भ्रम में रखो, फिर ऐसा वार करो कि उसकी पुश्तें कांप जाएं। आज पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत शांत है, लेकिन हकीकत में भारत की यह शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है। वो सन्नाटा जिसके पीछे एक संगठित सैन्य और कूटनीतिक रणनीति चल रही है। सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त किया जा रहा है, आतंक के लॉन्च पैड तबाह हो रहे हैं। भारत सिंधु के जल को रोकने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है, जिससे पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा सके। यही नहीं, मोदी सरकार FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने की मुहिम चला रहा है। यही नहीं, भारत पाकिस्तान को IMF से मिलने वाले अरबों डॉलर की सहायता को भी चुनौती देगा। भारत वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को आतंक के संरक्षक के रूप में उजागर कर रहा है। अब यह चुप्पी सिर्फ रणनीतिक नहीं है, निर्णायक है। जब पाकिस्तान निश्चिंत हो चुका होगा तभी भारत की निर्णायक कार्रवाई उसे धूल चटाएगी। यही मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। भारत की उस रणनीति पर जो एक नया इतिहास रचेगी। भारत की इस रणनीति को भारत की कमजोरी समझने की पाक की नासमझी जल्द उसे विनाश की राह पर ले जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कितनी कारगर साबित होगी भारत की यह खास रणनीति। क्या भारत सरप्राइज स्ट्राइक से खोदेगा पाकिस्तान की कब्र? एक सरप्राइज स्ट्राइक होगी। भारत हमले से पहले क्या तैयारी कर रहा है, फाइनल स्ट्राइक से पहले क्या तैयारी हो रहा है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। पाकिस्तान पर हमले की तैयारी है, लेकिन किस प्रकार की क्या सिचुएशन है उसके बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं इन सवालों के साथ। उसके बाद में हमारे साथ मेहमान कनेक्ट होंगे और उसके बाद में हम उन मेहमानों से सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जवाब तो चाहिए। पहलगाम में इस्लामी आतंकी हमले पर भारत का वर्तमान रवैया जितना शांत है उतना ही खतरनाक, क्योंकि भारत की खामोशी चुप्पी नहीं है, बल्कि एक भयंकर तूफान से पहले की रणनीतिक तैयारी है। भारत शांत है, लेकिन ये वही सन्नाटा है जिसमें दुश्मन निश्चिंत होता है और फिर उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। आज पाकिस्तान ये सोचकर आराम से सो रहा है कि भारत जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत पाक की नापाक गलियों को उसी वक्त वीरान करेगा जब पाकिस्तानी हुक्मरान इसी नासमझी की नींद में सो रहे होंगे। मोदी सरकार जल्द दुश्मन के इसी भ्रम को हथियार में बदलने जा रही है। पाकिस्तान आज भले ही ये सोच रहा हो कि भारत जातिगत जनगणना और राजनीतिक बहसों में उलझा है, लेकिन भारत की असली तैयारी बॉर्डर पार पाकिस्तान को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने की है। क्योंकि मोदी सरकार की रणनीति अब सीधी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध की ओर बढ़ चुकी है। बॉर्डर पर भारतीय सेना लगातार पाक की चौकियों को तबाह कर रही है। POK में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल वार हो रहे हैं, वो भी बिना किसी शोर के। ये वही रणनीति है जिसमें दुश्मन तबाह हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि हमला कब और कहां से हुआ। भारतीय सेना ने अब आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौजियों का शिकार शुरू कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान पर बड़े हमले से पहले भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की ठान ली। सिंधु जल समझौते के स्थगन से पाकिस्तान को प्यास से तड़पाने की तैयारी है। यही नहीं, भारत अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी घेर रहा है। पाक को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने से लेकर IMF से मिलने वाली पाक की सहायता पर भी भारत रोक लगवाने वाला है। जब पाकिस्तान FATF की लिस्ट में होगा, IMF का पैसा बंद होगा, दुनिया की नजरें उससे हट चुकी होंगी, बॉर्डर पर सैनिक थक चुके होंगे और पूरे भिखारिस्तान में महंगाई चरम पर होगी और पाक पहले से ही प्यास से तड़प रहा होगा। तब आएगा वो पल जब भारत चुपचाप नहीं
बल्कि गरजते हुए भूखे प्यासे तड़पते लाचार और बेबस पाकिस्तान पर अंतिम और निर्णायक वार करेगा। एक ऐसा वार जो इतिहास की किताब में दर्ज होगा। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत आज शांत है, लेकिन सच ये है कि भारत अब रणनीतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सामरिक चारों स्तरों पर निर्णायक हमले की तैयारी में है। मोदी सरकार का ये प्लान एक सुनियोजित आक्रमण का हिस्सा है और इस बार का वार ऐसा होगा कि पाकिस्तान के आतंकी मजहबी सोच की आने वाली 7 पुश्तें थर थर कांपेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कूटनीति में फंसाओ, आईएमएफ में दबाओ और एलओसी पर उड़ाओ, कुछ इसी नीति के तहत हिंदुस्तान बढ़ रहा है आगे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान कनेक्ट हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुधीर सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत आभार, आपने समय दिया। जेके बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। जेके बंसल जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आभार आपका। शशांक हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शशांक, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका भी विशेष आभार। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है राज शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राज जी, आपका भी बहुत आभार, समय देने के लिए बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शशांक जी से करना चाहूंगा। शशांक जी, क्या ये माना जाए, ये चुप्पी नहीं, ये चेतावनी है, तूफान से पहले का सन्नाटा है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर चर्चा हो रही है कि अब सब कुछ मामला शांत हो गया है, पाकिस्तान पे भी इस प्रकार के मजे लिए जा रहे हैं कि अब ये सारी चीजें शांत हो चुकी हैं, इधर से कुछ अटैक नहीं होने जा रहा है। शशांक जी। आशीष जी, हमने 2014 के पहले का भारत देखा है और 2014 के बाद का भारत भी पूरा देश देख रहा है। हम इन चीजों पर तैयारी 2014 से ही कर रहे हैं। 2014 के बाद आपने देखा कि पहली बार पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, जो आतंकी मानसिकता के हैं, उन लोगों ने हमारे ऊपर किस तरीके से घात लगा के हमला किया, उसका जवाब हमने कैसे दिया। और उसके बाद दूसरी बार किस तरीके से घर में घुस के मारने का काम किया था, वो भी सबने देखा है। हम इतने दिनों से चुप नहीं थे, ऐसा नहीं है कि ये घटना हुई है उसके बाद जा करके हम तैयारी कर। हमारी तैयारी आज से नहीं, बरसों से। 2014 के पहले पाकिस्तान का इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद पाकिस्तान को भिखारी बनने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया गया और इसके पीछे भारत की स्ट्रेटजी काम कर रही। तो एक कहावत है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो उस स्थिति में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से देश की यशस्वी जनता को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जो कुछ सपोले जिनका जन्म देश में हो गया उनका, और उनको बचाने वाले लोगों का, और जो पाकिस्तानियों के लिए मानवाधिकार की बात करते हैं उनका, और खास करके जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के जो आका है उनका, हम ऐसा हाल करेंगे उनकी लाशों का कि गिद्ध भी उनकी लाशों को खाने से मना कर देंगे। नहीं, देखिए एक्सपेक्टेशन हाई है, देखिए सरकार से एक्सपेक्टेशन हाई है, विशेष तौर पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक देखने के बाद में। लेकिन इस बीच में जो सुस्ती दिखाई दी उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, इसलिए मैंने शुरुआत आपसे की। प्लीज आप बने रहिएगा, अन्य सवाल भी आपसे पूछेंगे और इसकी गहराई तक भी हम जाएंगे। लेकिन हमारे साथ राज शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राज शर्मा जी, ये तो जाहिर तौर पर कांग्रेस भी चाहती है कि निर्णायक हमला हो, मिलिट्री ऑपरेशन हो, तगड़ा जवाब दिया जाए, लेकिन ये जो देरी हो रही है इसके पीछे की मुख्य वजह है, आपको बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता क्या लगती है? इसके पीछे की वजह क्या वही आपको भी लगता है जो शशांक जी बता रहे हैं? राज शर्मा जी। गोस्वामी जी, मैं सबसे पहले कहूंगा, जिंदगी भर डिबेट करते हो, जिंदगी भर पार्टी को डिफेंड करते हैं। मुझे लगता है ये समय पार्टी को डिफेंड करने का नहीं है, बल्कि देश की आत्मा को डिफेंड करने का समय। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी शाली शौकत से कह रहे थे, और अभी आपने एक बात सही, एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है। हाई क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा देश विश्व गुरु है, हाई ना हो मगर एक्शन लो है। मैं 2 बातें जानना चाहता हूं। 22 तारीख को कांड हुआ, 23 को शायद वापिस आ गए प्रधानमंत्री, वापिस आ गए सऊदिया से। सऊदिया के बाद उन्होंने क्या करा? 4-5 काम करे। मधुबनी गए, फिर वो कुछ रोजगार के उसमें गए, फिर वेव कॉन्क्लेव था क्या था उसमें चले गए, फिर एक सबसे बड़ी विडंबना मेरे देश में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सारे जनरल्स बैठे हुए उनके संग मीटिंग कर रहे हैं। उनकी मीटिंग के बाद रिजल्ट क्या मिला? जातिगत जनगणना कराएंगे। क्या जातिगत जनगणना करा के क्या मेरे जैसा साधारण आदमी का माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे? मैं एक बात जानना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सामने जो बैठे, इन्होंने एक तिलक लगाया। मुझे ये तिलक
चंदन या किसी सिंदूर का नहीं चाहिए। अगर देश को, जनता को दिखाना है तो चाहिए कि इस पे तिलक, तो पाकिस्तान के लहू का तिलक चाहिए। आज आपको एक बता दूं, मैं किसानों से बात कर रहा था, गरीब लोग थे, गरीब लोग मुझसे कह रहे थे कि अगर जो हमें फ्री का अनाज मिल रहा, 80 करोड़ जनता ये 6 महीने साल भर के लिए त्यागने को तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि भारत का जो सरकार है, जिससे एक्सपेक्टेशन है, जो जनता ने चुना जितने प्यार से, वो इस बार ठीक है राजी, आप बने रहिएगा, आप ठीक है राजी, आप बने रहिएगा, विस्तार से इस पर बात करेंगे। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, ठीक है राजी, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, मैं लौट कर आ रहा हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल साहब भी हैं। बंसल जी, ये जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं 22 तारीख को हुए आतंकवादी हमले के बाद, इसको क्या माना जाए? ये क्या ये कहा जाए कि ये स्ट्रेटजी इतनी गुप्त और इतनी घातक होने जा रही है, उसको देखते हुए ये सब कुछ जो है छिपाया जा रहा है, इतनी आक्रामक अटैक की तैयारी हो रही है, ये चल क्या रहा है? देश जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई गुस्से में आक्रोशित है और हम सब ये इंतजार कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन हो, कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को फंसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन का इंतजार सभी कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां आ रही है और क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? जी देखिए, आपकी रिपोर्ट में बड़े अच्छे ढंग से बताया कि कूटनीतिक ढंग से पहले कमजोर किया जाए, और ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है, एक बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। 3 बातें उन्होंने कही है कि हमें सेना के ऊपर पूरा विश्वास है, टारगेट दे दिए गए हैं और सेना जिस तरह से जब जैसे चाहे वो करे। तो ये सेना जो है, जो सेना के तीनों सेना अध्यक्ष हैं, वो मिलकर के इस बात को वार गेम में डिसाइड करेंगे कि कब क्या होता है, और इसमें जल्दबाजी का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं आपको यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि 1971 में मार्च के महीने में जब प्राइम मिनिस्टर ने जनरल मानेकशॉ से कहा कि आप अटैक कर दिए, तो उन्हें कहा कि मैं अपने समय से करूंगा, अभी ठीक नहीं है। तो जब 6 दिसंबर में किया तो अब सबके सामने रिजल्ट अच्छा आया और 93,000 लोगों का, वहां पे 93,000 सिपाहियों का उनका जो है वो सरेंडर हुआ। तो ये देर की कोई बात नहीं है। देखिए, अभी आप ये बताइए कि जब हमने 2019 में जो सर्जिकल जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें ही करीब 12 दिन लग गए थे। तो देर, रिजल्ट जो है वो ठीक आना चाहिए। मतलब जो है, जो आतंकी हैं उनके आका जो खास करके अभी ये टारगेट सेट करने हैं, अभी सिर्फ हमारा देश का एम ये नहीं है, आर्मी का एम ये नहीं कि बस 2-4 टेररिस्ट या उनको मारो। जो उनके आका हैं, जो उनको पालते हैं पोसते हैं, जो ISI है, जो सेना है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार करके उसको खत्म करना है। मान लिया आपने कुछ टेररिस्ट मार दिए, लेकिन जो टेररिस्ट होते कौन है? ये पाकिस्तान की सेना। मतलब क्या ये माना जाए बंसल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटा सा क्रॉस इसमें मेरा है, क्या ये माना जाए कि इस बार डिले इसलिए हो रहा है कि इस बार सिर्फ आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह नहीं किए जाएंगे, इस बार हमला जो है वो ISI या सेना के बड़े अधिकारियों पर होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि असली जड़ वो है, आतंकवादियों को वो फंडिंग करते हैं, वो भेजते हैं, इसलिए शुरुआत वहां से इस बार। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये शुरुआत जो है वहीं से होगी। ISI का हेडक्वार्टर है या जो सेना का हेडक्वार्टर है, उनकी कमर तोड़ी जाएगी। जो मुनीर है, जो वहां का चीफ है, सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो है। तो जो है ये सेना का हेडक्वार्टर को तोड़ना, उससे पूरी स्ट्रेटजी के साथ में काम किया जाएगा। ये नहीं, युद्ध की तैयारी में बहुत समय लगता है, कई बार तो 6-6 महीने लग जाते हैं। युद्ध कोई एक ऐसा नहीं है कि आप जाके कोई आप नहीं, मतलब जो हम कह रहे हैं, मतलब जेके बंसल जी, मतलब आपकी बातों को जहां तक समझ पाया, आपने मुहर लगाई हमारे आज के इस विषय पर, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, और वो जो तूफान आएगा तो इस बार पाकिस्तान उड़ जाएगा, वो टिकने वाला नहीं है। और हम सब इसी पल के इंतजार में है कि दिखाया जाए इस पड़ोसी मुल्क को, इस दुश्मन मुल्क को दिखाया जाए कि हमारे राफेल, हमारे ये तमाम बड़े बड़े विमान ये 26 जनवरी के परेड के लिए नहीं है, जब समय आएगा तो घुसकर मारेंगे भी और तगड़ी कार्रवाई भी होगी। लेकिन हमारे साथ सुधीर जी भी कनेक्ट हैं। सुधीर सिंह जी, आप किस प्रकार से देखें, चूंकि आप विदेश मामलों की जानकार हैं, तो आपसे मैं वही सवाल लेना चाहूंगा। FATF और IMF जैसे मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में हम जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सही दिशा है और कितना अलग थलग हम कर पाएंगे, ये भी आपसे समझूंगा। और साथ साथ में जो डिले हुआ, इस पर भी अगर आप कुछ करना चाहें तो प्लीज, कुछ कहना चाहें तो प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो डिले वाली बात पे आते हैं। देखिए, बंसल साहब ने भी बताया, डिले जो है वो उसके कुछ लॉजिस्टिक कारण होते हैं। जैसे ही हमला हुआ तो आतंकी तो अपने अड्डों से भाग गए। अगर वो अड्डों पर रहते तो आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीछे किया है, उड़ी के बाद, बालाकोट के बाद, उसमें एक वक्त लगा है, 10 दिन 15 दिन जो भी रहा, लेकिन वक्त लगा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमारा रेस्पॉन्स, आप ऐसा करो, मुझे
जी, हमारा जो रिस्पॉन्स सीरियस है तो उससे वो घबराए हुए हैं, तो उन्होंने सारे आतंकियों को पीछे विड्रा कर लिया है। लेकिन इस कालखंड में जो हमें समय मिल रहा है, इसको हम डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया को मोबिलाइज करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि दुनिया में जो महत्वपूर्ण देश है उसमें चीन को छोड़ दें और टर्की को, तो दुनिया के तमाम देश भारत के पीछे लाइन लगा के खड़े हैं। मैं एक चीज बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक्शन भारत को लेना है, कोई दूसरा देश एक्शन नहीं लेगा, वो सपोर्ट में आएगा। ये एक लक्ष्मण रेखा हमें समझनी चाहिए। अब IMF वगैरह की जो बात है, फंडिंग की जो पाकिस्तान में हो रही है जी, तो पाकिस्तान का जो है माली हालत बहुत ही खराब है। उनके एक्सचेकर में सिर्फ 10-12 बिलियन डॉलर पड़े हैं, पैसे नहीं है। गोला बारूद वार होता है तो मैक्सिमम 3 हफ्ते वार चलाने के पास उनके लिए उनके पास पैसे हैं। तो ये IMF अगर रोकता है तो बड़े पैमाने पर उसको नुकसान होगा। IMF में रोकने से के लिए हमको पाकिस्तान में जो आतंकी सरगना चला रहे हैं ये सारे अभियान, उनको UN के लिस्ट में डालना पड़ेगा और ये FATF के अंदर फिर उस पर बैन लगेगी। आपके संज्ञान में डाल दूं कि ये बैन जो है बहुत साल रहा है। 2019 में जो उन्होंने हमला किया था पुलवामा में, उसके बाद कई एक साल रहा है, ये 2023 के आसपास उठा है। तो वो बैन हम फिर से लगाने की कोशिश करेंगे। भारत IMF UN सिस्टम का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत बहुत बड़े पैमाने पर UN सिस्टम को सपोर्ट करता है, अपना फीस समय पर देता है। तो मुझे लगता है कि UN भी इस पर एक्शन लेगा और IMF पाकिस्तान को कर्ज देने पर 5 बार विचार करेगा। सुधीर जी, अब जरा मैं आपसे और डीपली समझूंगा। अभी मैं इसके बाद सुमित शशांक के पास जाऊंगा, उनसे एक सवाल लूंगा, लेकिन आपसे डीपली ये समझूंगा कि मौजूदा परिदृश्य में जिस प्रकार का गहरा आघात हमें लगा है, चूंकि हमने 26-28 लोगों के हमारे यहाँ उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हत्या कर दी, उसके बाद में हम जिस अटैक का प्लान कर रहे हैं, उस अटैक के प्लानिंग के बीच में जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस प्रकार से चाइना का झुकाव दिखाई दे रहा है, बताया गया एक्सप्रेस डिलीवरी हथियारों की हुई है, टर्की से भी हथियार आया है पाकिस्तान के लिए, क्या वाकई में इन सब चीजों का कोई प्रेशर भारत पर पड़ रहा है या पड़ेगा, या भारत इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ ISI और पाकिस्तानी फौज है? इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सुमित शशांक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुमित जी, आपने सभी की ओपनिंग रिमार्क सुन लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा जी को आपने सुना। राज शर्मा जी की बातचीत से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप भले इसे तूफान से पहले की शांति कहें, लेकिन वो इसे कायरता कह रहे हैं। सुमित शशांक जी। देखिए आशीष जी, जो लोग इस विषय को कायरता कह रहे हैं उनको जरा बताना चाहिए कि 2014 के पहले जब उनकी सरकारें थी, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि मुंबई में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ताज में अटैक होता है, और उसके बाद कसाब को बचाने के लिए जब कसाब को प्राणदंड की सजा होती है, तो सोनिया गांधी की आर्थिक सलाहकार परिषद के लोग ही जाकर के कसाब को बचाने के लिए राष्ट्रपति के सामने निवेदन करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद एक और आतंकवादी को बचाने के लिए रात के 12 बजे किस तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, ये तो भी कसाब को बचाने वाली जानकारी जरा मैं चाहूंगा, ये कौन सा सोर्स है आपका? ये कसाब को बचाने के लिए सोनिया गांधी कब गई? सोनिया गांधी नहीं, सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद के लोग जो हैं, इन लोगों ने बचाने का प्रयास किया था, राष्ट्रपति के सामने आवेदन देने का काम किया था, और इसको आप चाहिए तो गूगल के माध्यम से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा भी इन लोगों ने जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देश के केंद्र दिल्ली में दिया जाता है, वैसे ही लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने का काम किया। वैसे लोग आजकल बिहार में घूम रहे हैं, और वैसे लोगों को कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है समय आने पर ठोकने बजाने का भी काम करती है। लेकिन जब राष्ट्र नीति पर बात होती है, विदेश मामलों के जानकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि वैश्विक परिदृश्य में कहीं ना कहीं सभी देशों के माध्यम से पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को कहीं ना कहीं एक अलग थलग करने का प्रयास जो हमारे सरकार के द्वारा 2014 के बाद से हो रहा है, लगातार इस दिशा में हम सफल भी हो रहे हैं। एक कहावत मैंने बार बार कहा कि नंगा दिखाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है, भूखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। और एक चीज आशीष जी मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग बार बार आरोप लगा रहे थे ना आशीष जी, ये लोग बार बार आरोप लगा रहे थे ना कि पानी बंद करने से क्या हो जाएगा या फिर पानी बंद नहीं हुआ। मैं इनको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले जब इतिहास के पन्नों में जाकर के ये देखेंगे ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता और
हड़प्पा सभ्यता उसी क्षेत्र में पाई जाती थी, और उसका विनाश बाढ़ से हुआ है और उसका विनाश सुखाड़ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ और सुखाड़ आने वाले समय में ये पाकिस्तान के लोगों को देखना पड़ेगा। सुमित शशांक जी, ये थोड़ा सा अगर हम इसका एक, चूंकि एक मिनट मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है ये कूटनीतिक पहलू वाकई इसकी सब प्रशंसा करते हैं, ठीक है, इसकी सराहना भी होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की है, उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी सुधीर जी ने भी कहा कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को अलग थलग करने का माध्यम रखते हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश में घुसकर इन आतंकवादियों ने हमारे 28 लोगों के सिर पे गोली मारी, उनकी हत्या की, अब खून का बदला खून वाली बात आ रही है। अब लोग बड़े भावुक हैं, अब लोगों को ये लगता है कि भाई मिलिट्री ऑपरेशन चाहिए। नहीं, ये सारी बातें एक तरफ हैं, आपकी सारी नीतियां, आपकी FATF, IMF और ये सारी बातें ना, ये जनता समझती नहीं है। जनता बड़ी भोली है, उनको ये पता है कि हमने अपने परिवार के लोगों को खोया है तो हमको भी मुनीर का सिर चाहिए। उस दिशा में क्या प्रयास हो रहा है, जरा वो बताइए। आशीष जी, हमारी सेना ने, आशीष जी हमारे देश ने और हमारी सरकार ने रणचंडी का आह्वान कर लिया है, खून का तिलक लगाएंगे और जो सपोले यहाँ बैठ करके उनकी मदद कर रहे हैं उन सपोलों का भी पन कुचलने का काम करेंगे। और पाकिस्तान में जो सपोले बैठे हैं उन सपोलों को की भी नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान में जन्म लेने के पहले वैसे लोगों को 10 बार सोचना होगा। राज जी, हाल पाकिस्तान ठीक है राज जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सुमित जी ये कह रहे हैं कि आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। आपके समय पे भी जो आतंकवादी हमले हुए थे उन्होंने मुंबई जैसे शहर में घुसकर 26/11 जैसा हमला किया, उसके बावजूद आपके समय में मजबूत सरकार थी, बावजूद इसके आप लोग कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए। कुछ इस प्रकार से घेरने की कोशिश हुई है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप सटीक जवाब दें, उसके बाद फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाता हूं। राज जी। आशीष भाई, मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहला मेरा शब्द था आज राजनीति का, आज किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता होके बात मत करो। और मैं एक और बात कहता हूं, राजनीति में आजकल पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इन्हें याद दिला दी 2008 26/11 को जब वहां पे कांड हो गया था, बम कांड हो गया। सुन लो 28 तारीख को ऑपरेशन का काम चल रहा था, वहां पे इन्हीं के नेता, मेरे देश के अभिभावक, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है। कहा है नॉर्मल मैन, एक बात है कि आप ये बताइए, आप आपने देश के लिए संदेश क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं मैं, आपको क्या पता, मेरा भाई, सगा भाई, जिसने कमीशन पाने के बाद 4 साल भी 5 साल भी सर्विस नहीं करी थी, वो मारा गया था लद्दाख में। जब ये बताइए, मेरा बाप रोया था, मेरा बाप, मैं रोया था, ये क्या तिलक लगा के बैठ गए? पटका डाल के बैठ गए? जातिगत जनगणना कराएंगे? मेरे जैसा साधारण आदमी, मैं बार बार कहता, कांग्रेस का दुश्मन नहीं है, उसके बाद भी अपने भाई की लाश पे बैठ के राजनीति कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस पार्टी का साथ दे रहे हो ना, उस पार्टी का साथ दे रहे हो जिस पार्टी के नेता कहते हैं पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। ये बात आपके पार्टी के नेता BK हरिप्रसाद ने कहा। आपके भाई की आत्मा कभी आपको माफ नहीं करेगी। उस भाई की लाश पर बैठ करके राजनीति कर रहे हो तुम। ओपन चैलेंज, शिमला समझौता क्या है, उसकी 2 शर्त बता दो बढ़िया। भाई की लाश पर बैठ करके राजनीति कर रहे हो, वो भी उस कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी का दुश्मन कौन? अरे नेता को बुलाओ, बताइए। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। आप वेब में जा रहे, देसी स्त्री के कोख से जन्मे हुए बेटे का भारत के मूल तत्वों में कभी भी जुड़ाव नहीं हो सकता। शामिल करूंगा मैं, चूंकि आप पॉलिटिकल बात में चाहूंगा थोड़ी कम हो। नहीं, मैं आ रहा हूँ राज शर्मा जी, पूरा मौका मिलेगा आप लोगों को बातचीत करने का। मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन JK बंसल जी, आपको जो पूरा माहौल दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार की पूरी स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है, मैं आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा। अब एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिएगा। लेकिन JK बंसल जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। मौजूदा परिदृश्य में हम जिस हमले की उम्मीद कर रहे हैं, जिस बहुस्तरीय हमले की हम उम्मीद कर रहे हैं, JK बंसल जी, क्या उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि बहुस्तरीय हर तरफ से घेर कर हमला करने की जो है वो रणनीति बनाई जा रही है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हमारी सेना आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, ये बहुत टॉप सीक्रेट चीजें होती है। लेकिन चूंकि आपने सेवा दी है तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस सिचुएशन में सेना किस प्रकार से सोचती है। JK बंसल जी, देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो है कोई जैसे ही इस तरह की बातें हुई, हमारे 2 जो युद्ध पोत हैं जी,
INH विक्रांत, जिसके ऊपर में एयरक्राफ्ट कैरियर है, और INH सूरत। INH सूरत एक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 16 मिसाइल ले जा सकता है, और ब्रह्मोस मिसाइल का उस पर सफल जो टेस्ट हुआ है और वो परीक्षण जो है उसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, और जो AI से लैस है उसमें वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं हमारे बिना किसी रेल सिस्टम के जो हेलीकॉप्टर। तो ये नेवी अभी तक जो पिछली बार स्ट्राइक हुई है सर्जिकल सेना ने की थी, एयर स्ट्राइक जो है एयरफोर्स ने की थी, नेवी को मूव कर दिया गया। तो अभी जो है हमारी सारी जो इस समय हमारी स्थिति मजबूत है, 2019 से बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारे पास उस समय राफेल नहीं थे, अभी राफेल आ गए। हमारे पास S-400 है, जो S-400 है इसकी रेंज जो है वो सबसे बढ़िया बेहतरीन है, जो रशिया से आता है, जबकि पाकिस्तान के पास में HQ-9 है जिसको वो चीन का है। चीन खुद ही जो है S-400 को इस्तेमाल करता है, तो उनके हथियार कहीं ठहरते नहीं है। हमारी सेना का मनोबल बहुत अच्छा है, बहादुर लड़ाई लड़ने वाले हैं, जबकि उनकी सेना तो अभी जो है छोड़ के भाग रही है। उनकी सेना का बगावत हो गया मुनीर से, वो कहते हैं मुनीर ने जो है हमको फंसाया है। तो इस तरह से जो पूरी तैयारियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस उचित समय आने पर उसको कहाँ कैसे तरह से जो जैसे अभी हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और उसको कहाँ से न्यूट्रलाइज करना है, जो इनके हेडक्वार्टर हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज करना, टारगेट, उसमें जो एक इनपुट लेना पड़ता है इंटेलिजेंस का। तो सब चीजों को सोच करके सटीक निशाना लगा करके उचित समय पर, और इसका जो इतनी अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ तो ये हो चुका है कि हमने सिंधु जो नदी का पानी बंद कर दिया है, तो वहां पे त्राईमाम ऐसे ही मचा हुआ है। उनके अंदर इतना भय है, रात को जो है उनके अंदर बल्कि भय है, भय में आदमी ज्यादा मरता है। और आप ये देखिए ना, उनकी पूरी सेना जो है बलूचिस्तान से और पख्तूनवा से आ गई है। वहां पे बलूचिस्तान में जो BLA है उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया है, 101 उनके सैनिक मार दिए, 22 जो है उनको पकड़ के ले गए हैं। और इसी तरह से वो जो है क्या ये जो पूरी संरचना, ये पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, क्या ये वही चक्रव्यूह है कि पहले भ्रम में डालो फिर मिट्टी में मिलाओ? भ्रम में डालो उनको जितना डाल पाओ, रहो गलतफहमी में तुम लोग, एक दिन ऐसा हमला होगा कि पाकिस्तान 10 साल पीछे चला जाएगा। क्या आज के वक्त में हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं बंसल साहब कि हम इस प्रकार का हमला कर सकते हैं उनके ऊपर? क्योंकि विदेशों के इंटरवीन भी शुरू हो जाते हैं उनका जो है, क्योंकि बयानबाजियां अभी से आने लगी हैं, उस पर मैं सुधीर जी से बात करूंगा। लेकिन आपको लग रहा है कि हम उस स्थिति में हैं? देखिए, हम बिल्कुल उस स्थिति में हैं। भ्रम का कोई मतलब ही नहीं है। भ्रम का मतलब तो तब होता है उनके अंदर तो अभी डर पैदा हो गया है, वो तो और घबराए बैठे हैं। भ्रम तो ये होता है कि कुछ नहीं होगा, उनको पता है कि खत्म कर दिया जाएगा, रात रात को कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जहां तक इस चीज का सवाल है, हमारी फायर पावर 4th है वर्ल्ड के अंदर में, और पाकिस्तान की 12th है, 12वीं है, तो वो कहीं टिकते ही नहीं हमारे सामने। जो बाहर के देश हैं वो सब लिप सर्विस करते हैं, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आता। और जब तक किसी का इंटरेस्ट ना हो वो कुछ नहीं। अभी आप देखिए, जैसा रशिया को जो उत्तरी कोरिया सपोर्ट कर रहा है, उसको वहां से कुछ चाहिए। ईरान और रशिया एक दूसरे को गिव एंड टेक है। अभी जो गिव एंड टेक से जो है इंटरनेशनल जो सब कुछ चलता है, पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की कोई लिप सर्विस करे, वो भी कोई नहीं कर रहा है। एक आधा देश हो गया, चाइना हो गया या तुर्की हो गया या मलेशिया हो गया, इसके अलावा कोई है ही नहीं उनके साथ में। तो हमारी स्थिति सारी इंटरनेशनल पटल पर बहुत मजबूत है, कूटनीति में मजबूत है, फाइनेंशियली हम बहुत मजबूत है। हमारा जो है रक्षा बजट $80 बिलियन है, उनका $7 बिलियन है। हमारे पास में 700 से ज्यादा जो है 700 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, उनके पास 10 बिलियन नहीं। बिल्कुल, आज जो परिस्थितियां हैं जैसा कि आप कह रहे हैं बंसल साहब कि वो वाकई में हमारे अनुकूल है, लेकिन बस वही है कि वो समय कब आएगा। कहता ना यही समय है, सही समय है, पीओके पर भी कब्जा कर लो। और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर घुसकर वारदात को अंजाम दिया, ऐसा जवाब दो कि 10-15 साल 20 साल पीछे जाए पाकिस्तान, तब वो अपने औकात में आएंगे, तब वो जरूरत नहीं कर पाएंगे। खैर मैं लौटूंगा, उसी तरह का जवाब होगा। नहीं बिल्कुल, मैंने शुरुआत में कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं, लेकिन हमला कितना बड़ा होगा ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन हमारे साथ सुधीर जी लगातार बने। सुधीर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा, मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए, इस आतंकवादी हमले को देखते हुए, तैयारियों को, दोनों तरफ से जो तैयारियां हो रही उसको देखते हुए क्या लग रहा है? अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, इस प्रकार के जो देश हैं, इनका झुकाव किस ओर है? अगर भारत हमले के लिए जाता है, बड़े अटैक की तरफ जाता है, तो झुकाव इनका किस ओर रहेगा और क्या रिएक्ट करेगी दुनिया? सुधीर जी देखिए,
बड़ी ये बात साफ हो चुकी है कूटनीतिक तौर पर कि चीन को छोड़ करके टर्की का कोई बहुत महत्व नहीं है। टर्की कुछ नहीं कर सकता, भौगोलिक दूरी है और टर्की की इतनी औकात सुमित जी आ रहा हूं। हाँ, तो चीन को छोड़ करके पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। उन्होंने तमाम तरह के राष्ट्रपतियों ने बयान दे दिया है, प्रधानमंत्रियों ने, कि भारत के आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में। मैं ये सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये सवाल इसीलिए मैंने पूछा कि पूरी दुनिया खड़ी है हमारे साथ, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आज जेडी वेंस का बयान आया। जेडी वेंस अभी हिंदुस्तान में थे, यहां से गए, उनका ये बयान आता है कि आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करिए लेकिन एक प्रॉपर युद्ध मत करिए। इस प्रकार की सलाह जो है बिना मांगे वो लोग दे रहे हैं। वो बिना मांगे सलाह क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है, और इन सलाह का भारत किस प्रकार से ले रहा है इन सलाहों को? छोटा सा जवाब दूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाना मुझे जी। ये सलाह वलाह का कोई मतलब नहीं है। इजराइल को पूरी दुनिया सलाह देते रहा, इजराइल ने जहां मारना था मारा और ऐसा मारा कि नजीर बना दिया। आपको भी एक मोटा हमला करके कमर तोड़ना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि बलूचिस्तान में आप जो बलूच लड़ा के 25,000 लड़ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के साथ, उनको आपको मजबूत करना होगा। वो आपके लिए लड़ रहे हैं अपनी भूमि को आजाद कराने के साथ साथ। नंबर 2, जो पीओके है और जो नॉर्दर्न एरिया है, जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से भी लगता है और भारत की भूमि है, 90,000-92,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बिहार और झारखंड के टेरिटरी के बराबर है, वो आपकी भूमि है। राजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था आजादी के तत्काल बाद, तो वो भूमि आपकी हो गई थी। वो किसी कारण से गलती से, हमारी उस समय के हुक्मरानों की गलती से उधर चली गई, वो लेना आपका हक है। ये दोनों दीर्घगामी उद्देश्य भारत का अच्छा, एक अच्छी चीज ये भी है सुधीर जी कि 94 में ही ये बाकायदा ये पूरे देश को मिलाकर एक प्रस्ताव पास कर दिया गया था कि भाई पीओके हमारा है और उसको मान लिया गया था। हम अपने मैप में हर जगह उसको दिखाते हैं। अब ऐसे में कूटनीतिक तरीके से देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंच के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास पूरा अधिकार, हम पीओके प्राप्त कर सकते हैं। इस सही आप कह सकते हैं ना, ये आपदा में अवसर वाली बात है, हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही है कि ये सारी चीजें कब होंगी। सुमित शशांक की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले राज शर्मा जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। सीधा सवाल ये कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, लगातार आप लोगों ने लंबे समय तक देश चलाया, उस समय यह आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद को फाइलों में दबाकर रखा। अब जब मौजूदा सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और ना जाने कौन कौन से स्ट्राइक करती है, तब इसका विरोध आप लोग करते हैं। आप लोग इसमें सहयोग नहीं करते हैं, विरोध तो नहीं करते हैं, ये तो मानता हूं। राज शर्मा जी। देखिए आशीष भाई, ये जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मैं नहीं समझती कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि जो हमारे लिए सर्टिफिकेट इश्यूइंग करेगी। मैं आज की बात करता हूं, घर पे सब पड़ा हुआ है, मैं आज किसी भी जश्न को नहीं मनाने की इजाजत देता। जिस घर पे सब पड़ा हो, वहां पे कोई मनोरंजन का साधन का गाना नहीं बजेगा। मेरा बस सिर्फ इतनी सी मांग है, मैं आज मेरे लिए आज पार्टी सेकेंडरी चीज है। लीजिए, क्या ये कह सकते हैं? मेरे पीछे मैं पर्दा लगा सकता हूं आज, क्योंकि मुझे देश की आत्मा की चिंता है। पार्टियां तो आएंगी। अभी अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या करती? मैं एक बात कह सकता, अगर मैं होता प्राइम मिनिस्टर, क्या होती एक पे किसी पे नहीं। आप तो खैर, मैं देखिए, ये तो आपकी व्यक्तिगत बात हो गई। राज शर्मा जी, तो आपके व्यक्तिगत हो गया, आप फौज से जुड़े हुए हैं। नहीं, आपका व्यक्तिगत हो गया, लेकिन पार्टी क्या करती? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए हैं कि आक्रमण होना था। देखिए, अभी मेजर जनरल साहब भी कह रहे हैं ना, पाकिस्तान क्या है। अच्छा बताइए। अच्छा, और एक और बात ना, एक्सपेक्टेशन, जोश कैसा है? हाई है, कर दो ना कुछ। अरे 28 मरे थे, 280 को मार देते। फिर एक चीज बहुत बड़ी विडंबना है, वो उग्रवादी चले भी गए मार के, पता ही नहीं चला। सुमित जी, चले गए मार के, वो जी कहां चले गए मार के? एक्शन चाहिए, देश को एक्शन चाहिए, देश को डेट चाहिए, देश को जवाब देना है, और यही राज शर्मा जी भी कह रहे हैं। मैं कह दूंगा, कोई भी मेरी पूरी बात, मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। उसके मुझे लगता है मेरी बात बोलने देनी चाहिए, और थोड़ा आवाज डाउन कर दीजिएगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का। तो मैं पूरी बात आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान में भी बैठे हुए उनके आकाओं को कुछ बताना क्या करोगे भाई? देखिए, पाकिस्तान की संसद में इनके एक नेता हैं, वो कह रहे थे कि उन्होंने गौरी, शाहीन और गजनवी संभाल के रखा है भारतीयों के लिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि गौरी, शाहीन और गजनवी जब आए थे तो सबसे पहले उन्हीं के वंशजों का बलात्कार किया, और उसी बलात्कार से उत्पन्न जो पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के खास करके नेता हैं,
वो गर्व मनाते हैं अपने अपने ही पूर्वजों के साथ हुए बलात्कार के नाम पर, बलात्कारियों के नाम पे उन लोगों ने बड़े बड़े मिसाइल बना के रखे हैं। तो वैसे घटिया लोगों की बातों पर क्या प्रतिक्रिया देनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ राज भाई बैठे हुए उनको बताना चाहिए, अगर वो सिर्फ व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से कोई भी चैनल उनको बैठाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा प्रस्तुत करते हैं अपनी पार्टी की। उनको बताना चाहिए कि कर्नाटक में उनका नेता क्यों कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। इनके पार्टी के नेता ने कहा, राहुल गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति की वकालत की जिसने कहा कि हिंदुओं की लाशों को मंदिरों पर टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे। मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा, और उसी मुस्लिम लीग को ये लोग सेकुलर बताते हैं, ये भी अपने भाई की बात करते हैं। भाई के लाश पे बैठ के राजनीति करते हो अक्सर बना, भाई की लाश पे बैठ करके राजनीति करते हो। घर के लोग टूटते होंगे तुम जैसे लोगों पर, घर के लोग होंगे तुम पर, जब तुम अपने ही भाई की लाश पर बैठ करके राजनीति करते हो। मुझे बताओ ना कि भारत तेरे टुकड़े करने वाला जो नारा देने वाले लोग हैं वो तुम्हारी पार्टी में कैसे? बंसल जी, जब हम सर्वे ओके, अब वो फिर वो ना सियासत की तरफ हम चले गए। अपने को सियासत नहीं करनी आज, मैं बिल्कुल सियासत के मूड में नहीं हूं। मैं चाहता तो आप लोगों की वर्सेस वाली विंडो चला देता, आप लोग लड़ते रहते। ऐसा करना नहीं, हम नहीं हमें नहीं करना है। जेके बंसल जी, सेना को खुली छूट मोदी जी ने दे दी। अब इस सेना को खुली छूट देने का अर्थ क्या होता है, जरा आसान शब्दों में आप समझा दीजिए। जनता जानना चाहती है। उस दिन बहुत खुश हुए थे लोग कि सेना को खुली छूट दे दी मोदी जी ने। अब तो सेना कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सेना को खुली छूट देने का क्या मतलब होता है? मैं इसका बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। जब कारगिल युद्ध हुआ 1999 में जी, उस समय जो सेना की एयरफोर्स थी उनको ये इंस्ट्रक्शन थे कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, जबकि वो हमारी तरफ आ गई थी। तो क्या अपने अंदर ही रखना है, तो एलओसी क्रॉस कर भी ये सेना देखती है। अगर दुश्मन जो है एलओसी के उधर है, उनके ठिकाने वहां पे है, उनकी सेना उधर है, तो उसको पर बॉम्बिंग करने के बाद तभी तो हमारी सेना अंदर जाकर बढ़ेगी। तो एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, इसलिए हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हुई थी, समय ज्यादा लगा था। जबकि एयर पावर का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अब जो है गवर्नमेंट ने ये छूट दे दी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि आप जो जहां ठीक समझो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के या उनसे सलाह मांगने के आप उस समय वहां पे वही करो। तो ये सिंपल सर टाइम में तो ये होता है, क्योंकि सेना को देखना है कि पहले अटैक जो है जो इन्फेंट्री थल सेना से करना है, या फिर जो है अपना वायुसेना से करना है, या नेवल पावर से करना है। अभी नेवल से भी जो है कराची के एयरपोर्ट हैं, लाहौर हैं, उसकी रेंज में आते हैं। जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स से उनके ठिकानों को ध्वस्त करना है, या हमको जो है पीओके के अंदर जाना, जहां उनकी करीब 2 लाख सेना है, पहले उसकी सेना के जो जितनी भी टुकड़ियां हों उनको बर्बाद किया जाएगा सेना से, जो एयरक्राफ्ट से या एयर स्ट्राइक से, मिसाइल से, गन से, और उसके बाद पैदल सेना आगे बढ़ेगी। तो इस तरह जो है ना, ये जो छूट दी हुई है कि आपको कोई चिंता नहीं है, आप जहां चाहें अपने ठिकाने चुने, कहीं भी पाकिस्तान के अंदर में, चाहे आप ग्वादर में जाइए, ग्वादर पोर्ट में जाइए, बलूचिस्तान में जाइए, आप खैबर, कहीं भी जाने के लिए हमारी सेना स्वतंत्र है। दुश्मन जहां भी मिलेगा, जहां भी दुश्मन होगा, जो हमारे दुश्मन है या जो नहीं, ये बात मैं समझ गया। आप समय थोड़ा सा सीमित है बंसल साहब, तो मैं थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी करना चाहूंगा। यहां से अब यानी आज कौन सी तारीख है? आज है 2 मई, बज रहे हैं 7:41। अब मुझे यह बताइए सर कि अभी कितने घंटे और हमें इंतजार करना होगा, कितना समय और लग सकता है, ये जरा बताइए, क्योंकि हर कोई बेताब है जानने के लिए कि मिलिट्री अटैक कब होगा। बंसल जी, देखिए, इसको कोई नहीं बता सकता। तो ये सिर्फ जो है ना, जो टॉप सीक्रेट होती हैं, मैं कोई भी नहीं बता सकता उसको। तो जो 3-4 लोग मौजूदा हालातों को देखते हुए अगर आप कोई आकलन करना चाहें, रफली कुछ बताना चाहें कि जो कुछ मैंने देखा समझा, जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि अभी और टाइम टेकिंग होगा, या हो सकता है आज रात में अटैक कर दे भारत? आज रात को भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 15 दिन बाद भी हो सकता है। तो इसमें जो जैसा जब उचित समय आएगा उस समय अटैक किया जाएगा, और उसमें उनको डरा के रखा हुआ है। उनके जो है, आप ये देखिए, ये टैक्टिकल जरूरी नहीं है अटैक करके से किसी को प्रस्त किया जाए। अभी प्रस्त करने में अगर उनके खुद अम्युनिशन खत्म हो जाते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है, उनकी जो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है, सब ध्वस्त होने के बाद में अगर बिना ही खून खराबे के वो बिल्कुल उनकी सेना को पैरालाइज कर दिया गया या खत्म कर दिया गया है, तो
तो उसमें जब वो नाकाम हो गया है वो, तो सेना तो ये भी तो एक प्रहार है ना। ठीक है, मैं समझ गया। पहले कूटनीतिक युद्ध करो, कूटनीति से तोड़ दो, उसके बाद में जाकर मरोड़ दो। मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात। लेकिन सुधीर सिंह जी, कूटनीतिक युद्ध के माध्यम से पाकिस्तान को हम कितना तोड़ पाए हैं, या अभी और समय लगेगा, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, चौतरफा पाकिस्तान घिरेगा, अपनी मौत वो मरेगा, उसके बाद हमारी सेना अटैक करेगी? आशीष जी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, अंतिम उपाय है। जैसा कि जनरल साहब ने कहा, हमने पाकिस्तान में भय का माहौल बना दिया है, उनकी आर्मी इधर उधर दौड़ रही है, उनके संसाधन नहीं, फिर ये परमाणु हमले की धमकी क्या देते रहते हैं? देखो, परमाणु हमले फालतू की बात है। रसिया इतना बड़ा पावर है, 3 साल से छोटा सा एक पिद्दी सा यूक्रेन को हरा नहीं पाया, परमाणु हमले तो नहीं कर पाया। पाकिस्तान क्या परमाणु हमले कर पाएगा? और परमाणु बम पाकिस्तान के पास है नहीं, उसकी सामान है, उसको एजेम्बलिंग करने की कैपेसिटी अभी पाकिस्तान के पास कम है और उसमें समय लगता है। नंबर 2 कि जो पाकिस्तान की हालत है वो आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर है। ये युद्ध लेट करने का कारण नहीं है। युद्ध लेट करने का कारण यह है, पहला बात कि युद्ध कितना होगा ये पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। हम निश्चित तौर पर पहला जो हमारा एक्शन होगा, जहां तक मैं समझता हूं, वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा बड़ा होगा, उसके मल्टीपल 7-8 पॉइंट होंगे, जहां हम कुछ आतंकियों को या उनके सरगनाओं को या कुछ हेडक्वार्टर को ध्वस्त करेंगे। इसके बाद जो पाकिस्तान का रेस्पॉन्स होगा, उस रेस्पॉन्स के आधार पर हम देखेंगे कि कितना बड़ा हमको उसका जवाब देना है। तो वो मुझे लगता है कि इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा, एक आध हफ्ता बहुत होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत आभार आपका। सुमित, आपका बहुत शुक्रिया। राज जी, आपने भी समय दिया, बहुत आभार आपका। बंसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सुधीर जी, बहुत आभार आपका समय देने के लिए। तो बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कहा जा रहा है ये चुप्पी नहीं, ये चेतावनी है। अब जब भारत चेतावनी देता है तो क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो जिस मुगालते में पाकिस्तान जी रहा है वो उसी मुगालते में जिए, लेकिन जिस दिन भारतीय वायुसेना ने घुसकर मारा, पाकिस्तान कम से कम 10 साल पीछे जाएगा। उस स्तर पर तैयारियां हिंदुस्तान की हैं। इस कार्यक्रम में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।